नमस्कार। सीईसी गुरुकुल लाइव लेक्चर श्रृंखला, इसके अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे निराला कृत लंबी कविताओं की मूल संवेदना। इस विषय पर हम जानते हैं कि हिंदी साहित्य में जिसे स्वर्ण युग कहा जाता है, अधिकांश लोगों की मान्यता है कि वह भक्तिकाल है, लेकिन कुछ समालोचकों ने आधुनिक युग के संदर्भ में चर्चा करते हुए छायावाद को भी हिंदी साहित्य का, आधुनिक हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग बताया है। और छायावाद, जैसा कि हम जानते हैं, उसमें चार आधार स्तंभ हैं, बड़े कवि हैं, विश्व कवि हैं चारों। एक जो उसके प्रवर्तक हैं, महाकवि जयशंकर प्रसाद, जिन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानियाँ, कविताएं, कामायनी जैसा महाकाव्य, विश्वकाव्य, और अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी जैसे नाटक, तितली जैसा उपन्यास, कंकाल जैसा उपन्यास। तो प्रसाद उसके प्रवर्तक कवि हैं छायावाद के। और निराला, जो जिनको महाप्राण निराला कहा जाता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो विरोधों से जूझते रहे, संघर्ष करते रहे, और जिन्होंने समाज में जो विद्रूपताएं देखी उन पर भी खुलकर लेखन किया। वह भी कवि और गद्यकार के रूप में अपनी छवि बनाते हैं। उन्होंने कुछ लंबी कविताएं भी लिखी, उन पर आज हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तीसरे कवि सुमित्रानंदन पंत हैं, वो भी बड़े कवि हैं, विश्व कवि हैं। उनकी बहुत सी रचनाओं ने उनकी ख्याति बनाई, कवि के रूप में, गद्यकार के रूप में उनकी पहचान है। और चौथे कवि के रूप में महादेवी वर्मा हमारे बीच आती हैं, जो कि विश्व विख्यात कवित्री हैं। उन्होंने भी संस्मरण, रेखाचित्र आदि के क्षेत्र में गद्य और पद्य दोनों पर उनका अधिकार दिखाई देता है। और छायावाद की जो भाषा है, वह भाषा वस्तुतः संस्कृतनिष्ठ और बहुत ही मर्यादित भाषा है, परिष्कृत भाषा है। भारतेंदु युग में खड़ी बोली हिंदी का जो रूप था, उसमें कुछ परिष्कार आगे चलकर महावीर प्रसाद द्विवेदी युग में हुआ, क्योंकि खड़ी बोली को एक आंदोलन के रूप में अपनाया गया। और छायावाद तक आते आते खड़ी बोली हिंदी का रूप स्वरूप काफ़ी हद तक निखर गया। और उसमें जो शब्द विधान है, काव्य और गद्य दोनों में हम देख सकते हैं कि कवियों की भाषा का जो अधिकार है वह विलक्षण है। निराला ने भी राम की शक्ति पूजा जैसी कविता में इस भाषिक अधिकार का परिचय दिया। वो तो विशुद्ध संस्कृतनिष्ठ, और जो उसकी शब्दावली है उसको देखें, कविता की आंतरिक अन्विति को देखें, तो हम अनुमान लगा सकते हैं। सरोज स्मृति उनकी बहुत ही चर्चित पहला हिंदी का शोक गीत उसे माना जाता है। उनकी पुत्री का नाम सरोज था और अपने ससुराल में प्रताड़ित हुई, उपेक्षित हुई। फिर उनकी जो स्थिति हुई उसको ध्यान में रखकर उसका न रहना, उसको उसका मृत्यु का वर्ण करना, इन सब घटनाक्रमों को उन्होंने फिर एक लंबी कविता में व्यक्त किया, और उनका आक्रोश उसमें दिखाई देता है। इसलिए वो बार बार लिखते भी हैं कि क्या कहूँ जो मैंने नहीं कही। ये जो विरोध जो है जीवन में, ये उनकी गाथा बन गया, उनकी कथा बन गया। ये बात बार बार निराला दोहराते हैं। कुकुरमुत्ता जैसी लंबी कविता उनकी। तो कुल मिलाकर निराला की जो लंबी कविताएं हैं, वो वास्तव में हिंदी साहित्य की विलक्षण धरोहर हैं। आज उन्हीं को हम केंद्र में रखकर चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य के महाप्राण, महाप्राण एक बड़ा विशिष्ट विशेषण है। महाप्राण उसे कहते हैं जो जूझता है, संघर्ष करता है, लेकिन
हार नहीं मानता। निराला कभी कभी बीच में निराश हताश तो होते हैं, लेकिन हार नहीं मानते, संघर्ष करते हैं, चुनौतियां देते हुए समस्याओं पर विजय हासिल करने का प्रयत्न निरंतर करते हैं। उनके काव्य को 3 चरणों में विभक्त किया जाता है। पहला चरण जिसकी समयावधि 1920 से 1936 है, यह छायावाद का समय है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद 1920 से छायावाद का आगमन होता है और 1936 में जाकर छायावाद का समापन होता है। सामान्यतः इसकी चर्चा समालोचकों ने, इतिहासविदों ने की भी है और जो बड़ी रचनाएं हैं उनकी समयावधि यही इसके बीच में ही आती है। निराला छायावाद के बाद भी लेखन करते हैं, इसलिए द्वितीय चरण में वो 1936 से 1950 के बीच के लेखन को लेकर अपनी एक अलग छवि हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। छायावाद के बाद जो प्रगतिवादी चेतना है वह भी निराला की कविताओं में और गद्य रचनाओं में हम देख सकते हैं। तीसरा चरण उनका 1950 से 1961 के बीच का भी है, जिसमें लेखन उनका चलता रहा। लेकिन छायावादी जो लेखन था, छायावाद की समयावधि के अंतर्गत जो कुछ लिखा गद्य पद्य, उसका रूप स्वरूप, उसका लय विधान, उसकी भाषा, उसका कथ्य, उसकी संवेदना वह भिन्न थी। और उसके बाद जो प्रगतिवादी चेतना थी, फिर प्रयोगवादी चेतना थी, फिर नई कविता जैसे युग की बात हम करते हैं, तो ये जो स्थितियां हैं इनको हम उनके साहित्य में देख सकते हैं। लंबी कविताओं की संवेदना और उनके संरचनात्मक ढांचे में जब हम देखते हैं तो उनका एक विशिष्ट रूप वैशिष्ट्य के साथ हमारे समक्ष प्रस्तुत होता है। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कविता उनकी राम की शक्ति पूजा मानी जाती है, जो कथ्य की दृष्टि से और अभिव्यक्ति कौशल की दृष्टि से भाषाई सौंदर्य हम देख सकते हैं और विषय वस्तु का संवेदना के धरातल पर सौंदर्य भी देख सकते हैं। परिकल्पना उसकी संरचना की बड़ी अद्भुत, बड़ी विलक्षण है। भले ही राम कथा से इस बिंदु को उठाया हो, लेकिन राम की शक्ति पूजा की जो विन्यास तैयार करते हैं वह अद्भुत है। ऐसे ही तुलसीदास उनकी एक लंबी कविता है और तुलसीदास जो हिंदी के बड़े कवि, महाकवि हैं, रामचरितमानस जैसी रचना लिखने वाले, उनके जीवन को केंद्र में रखकर वो एक लंबी कविता लिखते हैं। कुकुरमुत्ता जो समाज की स्थितियों पर व्यंग्य करने वाली लंबी कविता है। और सरोज स्मृति, जैसा मैंने बताया कि वो सरोज उनकी पुत्री थी और समाज, परिवार, जिस परिवार में उसका विवाह हुआ था बिटिया का, वो वहाँ जाकर बहुत प्रताड़ित हुई। वो उस परिवार के लोगों ने उसके साथ क्या व्यवहार किया कि उसने अपना दम तोड़ दिया और उसकी स्मृति में उन्होंने कविता लिखी। ये कान्य कुब्ज कुल कुलांगार खाकर पत्तल में करें छेद, ये जो आक्रोश था उनका वो बार बार प्रकट होता है। इस तरह यह वैशिष्ट्य एक निराला को नवीन पहचान देता है। इससे पहले की जो लंबी कविता का रचना विधान है या उसकी जो संरचना की बुनावट है, उन सब को तो हम देखते ही हैं, लेकिन उनसे अलग तरह की बुनावट, रचना विधान ये निराला में दिखाई देता है। लंबी कविता प्रबंधात्मक काव्य रूपों के विकल्प स्वरूप उत्पन्न होती है, यानी उस कविता में एक प्रबंध रूप भी विद्यमान रहता है। तो काव्य के जो रूप हैं, मुक्तक, प्रबंध, फिर खंड काव्य, फिर प्रबंध काव्य के अंतर्गत अन्य उसके जो रूप आते हैं जो खंड काव्य के अतिरिक्त होते हैं, चंपू काव्य भी उसी का एक हिस्सा हो जाता है। तो उसके पीछे जो आधुनिक युग की स्थितियां हैं, जो सामाजिक परिस्थितियां और परिस्थितियों से पैदा होने वाली विद्रूपताएं हैं, उनके कारण ये लंबी कविता जन्म लेती है। संक्षिप्त कविता में कवि अपने कथ्य को बहुत आत्मविश्वास के साथ, प्रामाणिकता के साथ और संपूर्णता के साथ व्यक्त नहीं कर पाता। तो उसको लगता है
कि वह जो बुनावट उसने कथ्य की और कथा वस्तु की है, उसके लिए एक लंबी कविता का होना आवश्यक है। इसलिए इस अनिवार्यता के तहत वह प्रगीत और प्रबंध इनके माध्यम से अपनी बात कहता है। लंबी कविता का सृजन डॉक्टर नरेंद्र मोहन ने भी किया। हिंदी के प्रतिष्ठित कवि हैं, समालोचक हैं। उन्होंने लंबी कविता के स्वरूप पर विचार व्यक्त करते हुए कहा भी कि लंबी कविताओं की अनिवार्य सृजनता के लिए बाध्य करने वाला प्रमुख तत्व सृजनात्मक तनाव है। यानी जो सृजन की एक जो ललक है, एक छटपटाहट है, एक बेचैनी है, और जो सामाजिक परिस्थितियों से पैदा हुआ एक तनाव है, उस समाज में परिवार भी है, राष्ट्र भी है, उस तनाव को ही वो मुख्य कारण मानते हैं। यह सृजनात्मक तनाव विविध रूपों में, अनेक रूपों में, अनेक आयामों में आजकल के जीवन में व्याप्त दिखाई देता है। हम अपने आसपास जब इन लंबी कविताओं को पढ़ते हैं तो हम अपने आसपास की घटनाओं को, अपने आसपास के चरित्रों को, अपने आसपास के विरोधों को, या जो समाज की त्रुटियां, कमियां, दोष दिखाई देते हैं, उनको भी हम इन लंबी कविताओं में देख पाते हैं। यह तनाव व्यक्ति और व्यक्ति के बीच का तनाव तो होता ही है, और संस्कृति, भाषा तथा राजनीतिक शक्तियों के बीच का भी होता है। यानी व्यक्ति और व्यक्ति के बीच का तनाव, संस्कृति, भाषा और राजनीतिक शक्तियों के बीच का परस्पर तनाव भी होता है। बुनियादी तौर पर और सृजनात्मक स्तरों पर यह सामाजिक स्तरों से प्रेरित विचार और लहू के बीच रिश्तों का तनाव है। विचार और लहू के बीच रिश्तों का तनाव है। मनुष्य का जो वैचारिक द्वंद्व है, वैचारिक संघर्ष है, जिसका वो सामना करता है, जिसकी वो अनुभूति करता है, और उससे उसके पूरे व्यक्तित्व पर, उसकी पूरी सोच पर उसका एक विलक्षण, एक विचित्र, एक अलग तरह का प्रभाव दिखाई देता है। वो उसकी चर्चा नरेंद्र मोहन करते हैं। एक क्रूर परिस्थिति में जिंदा रह पाने की तीव्र बेचैनी, वह भी इस लंबी कविता में दिखाई देती है। जो बाह्य परिस्थितियां हैं वो बड़ी विकट हैं, वो बहुत क्रूर हैं, और उसमें जीवित रहने की, संघर्ष करने की, जिजीविषा की जो बेचैनी है, गहरी वेदना के साथ उभरती है। हर जोखिम उठाकर मानवीय प्रेम के धरातल पुष्ट करते रहने की एक बलवती इच्छा होती है कवि की। इसीलिए जो इस प्रकार की इच्छा से तनाव पैदा होता है वह इसमें व्यक्त होता है। तनाव की इन्हीं संदर्भों में धरातलों, आयामों, रंगों और आशाओं से निर्मित होती है लंबी कविता। इस तरह लंबी कविता का जो मुख्य आधार है वो समाज, संस्कृति, भाषा, व्यक्ति, इन सबके जीवन में जो तमाम तरह के विरोधों, विपरीत परिस्थितियों, संघर्षों, चुनौतियों से जो तनाव पैदा होता है वो इसकी वस्तु बनता है। इसलिए विविध धर्मिता का नाम है लंबी कविता। तनाव की विविध धर्मिताएं जो महज वैचारिकता से सद नहीं सकती, न कोरे संवेगों से, आवेग और उत्तेजना से निभ सकती है। उसमें बहुत व्यापक फलक बना रहता है। उसकी ओर ध्यान आकृष्ट नरेंद्र मोहन जी ने किया है। राजीव सक्सेना ने भी लंबी कविता के बारे में विचार व्यक्त किए और कहा, आज की लंबी कविता एक अनुभूति का दक्षिण भाव वेग, एक संघटना खंड को उसके समस्त संदर्भों और संपूर्ण परिवेश से जोड़ने की प्रक्रिया में एक व्यापक और जटिल अनुभव को प्रतिफलित करती हुई दिखाई देती है। तो लंबी कविता में वास्तव में ये जो तमाम तरह के संघटनाएं हैं, इनको अलग अलग हिस्सों में देखना, जोड़कर देखना, संदर्भ सापेक्ष देखना, और पूरे माहौल में, पूरे परिवेश से के संदर्भ में उसकी व्याख्या करना, फिर उस जो कवि के व्यक्तिगत रूप से जो जटिल अनुभव हैं उनको उसके माध्यम से वो व्यक्त करता है। महाकवि हरिवंश राय बच्चन, जिन्होंने मधुशाला जैसी रचना लिखी, गद्य और पद्य में बहुत उत्कृष्ट रचनाओं का सृजन किया, उन्होंने लिखा, लंबी कविता वह है जो लंबी हो। अब ये बहुत सरल सी, सपाट सी बयानी है, लेकिन ये निश्चित है कि छोटी छोटी कविताएं, मुक्तक
छंदों में जो कविताएं लिखी गई, ये कविता उससे तुलना में काफ़ी भिन्न होती है और लंबी होती है। रामदर्श मिश्र जो कथाकार हैं, कवि हैं, उन्होंने भी लंबी कविता पर विचार करते हुए लिखा कि लंबी कविता वह है जो लंबी होने के साथ साथ जीवन के कई घुमावदार मोड़ों से गुजरती हुई एक जटिल यथार्थ का बोध और अनुभूति से उभरती है। जटिल यथार्थ के बोध से और अनुभूति से उभरती है। यह अपने सफल रूप में स्वतंत्र इकाई कही जा सकती है। असफल रूप में इसे छोटी कविताओं का फूहड़ विस्तार या द्विवेदी कालीन इतिवृत्तात्मक कविता की वंशज भी कह सकते हैं, ऐसा रामदर्श मिश्र जी का मानना है। डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव का कथन है कि कविता में प्रबंधात्मकता की कला कई मोड़ों से होकर उस काव्य विधा तक पहुंची है जिसे हम लंबी कविता कहते हैं। इसी तरह रमेश कुंतल मेघ ने भी लंबी कविता पर विचार किया और उसे परिभाषित करने का प्रयत्न करते हुए वो लिखते हैं, लंबी कविताएं एक संपूर्ण परिवेश और जटिल संदर्भों का आयतीकरण करती हैं, इसलिए इसमें अनुभूति खंडों का गड्ढमड्ढ काव्य वस्तु में कवि और व्यक्ति के, कवि और समाज के द्वंद्वों का साक्षात्कार मिलता है। काफ़ी हद तक वो बातें जिनकी चर्चा सभी अपनी अपनी परिभाषा में कर रहे हैं कि कवि का जो व्यक्ति है वो समाज से टकराता है। समाज की तमाम जो असमानताएं हैं, जो चुनौतियां हैं, जो संकट हैं, जो विद्रूपताएं हैं, उनसे वह द्वंद्व करता है। यानी एक बेचैनी, एक छटपटाहट उसके अंदर पैदा होती है, उनका साक्षात्कार करता है आमने सामने होकर, फिर उस स्वानुभूत तथ्य को, सत्य को वो कविता में व्यक्त करता है और एक लंबी कविता जन्म लेती है। इस तरह लंबी कविता के जो रचना विधान की बात जब सैद्धांतिकी में की जाती है तो कहा जाता है कि उसके 6 मुख्य तत्व जो प्रारंभिक हैं। एक तो अन्विति है। अन्विति माने उस कविता में, वो लंबी कविता है, उसका अपना एक कथानक है, उस कथानक में एक अन्विति है, यानी आद्योपांत आंतरिक अन्विति, लय एक जो उसे जोड़े रखती है, जो उसे बांधे रखती है। लंबी कविता में नाटकीयता भी होती है क्योंकि वो कौतूहल पैदा करती है, जिज्ञासा को जागृत करती है और आने वाले घटनाक्रम, दृश्य आदि की प्रतीक्षा करने के लिए प्रेरित करती है। और नाटकीयता हम जानते हैं कि एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। तो लंबी कविता में जितनी भी लंबी कविताएं लिखी गई हैं, अधिकांश में नाटकीयता का बहुत ध्यान रखा गया है। प्रदीर्घता यानी बहुत लंबी कविता होती है, दीर्घ उसकी जो संरचना है, उसका जो गठन है, उसका ध्यान कवि रखकर चलता है। विचार तत्व का प्राधान्य होता है। उस कविता में एक संदेश होता है, एक निहित उद्देश्य होता है और वह एक सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे को लेकर, विषय को लेकर हमारे समक्ष चलती है। उसके माध्यम से जो प्रतीकात्मक अर्थ हमारे समक्ष उद्घाटित होते हैं वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सृजनात्मक तनाव उसमें रहता है, यानी जो क्रिएटिविटी है वो तनावग्रस्त रहती है। तो कवि जब कविता लिखने बैठता है तो उस तनाव से प्रेरित होता है, बाध्य होता है और तब वो कविता जन्म लेती है। एक अंतहीन अंत होता है, यानी कविता जहाँ समाप्त होती है, लंबी कविता, वहाँ कवि अपनी तरफ से उसे समाप्त करता है, लेकिन पाठक को, पाठकीय समुदाय को लगता है कि कविता अभी क्यों समाप्त हो गई, अभी इसके बाद और कुछ होना चाहिए। तो ये एंडलेस होना, अंतहीन अंत, इसकी भी चर्चा नई कविता में की जाती है। हम जानते हैं कि अन्विति जो अनेक प्रकार के प्रसंगों, विवरणों को केंद्रीय सूत्र या केंद्रीय विचार से संतुलित या संगठित करती है, उसे अन्विति कहते हैं। यानी जो कथाक्रम है वो केंद्र से, केंद्रीय मुद्दे से या बिंदु से जुड़ा रहता है। नाटकीयता, लंबी कविताओं में नाटकीयता का अभिप्राय या तात्पर्य क्या है कि इन कविताओं को पढ़ते हुए पाठक कविता के केंद्रीय पात्र, केंद्रीय विचार व केंद्रीय मनोदशा के रूप समीप को के अति समीप हो जाता है और सारे दृश्य उसकी कल्पना से आंखों के आगे साकार होने लगते हैं। यही नाटकीयता है कि जब हम पढ़ें तो परिदृश्य हमारे चक्षुपटल पर
घूमता हुआ दिखाई दे, ऐसा लगे जैसे साक्षात घटनाक्रम प्रत्यक्ष रूप से चल रहा है। यह उसकी नाटकीयता। और प्रदीर्घता का संबंध लंबाई और लंबी कविता की एक विशिष्ट उपलब्धि हम इसको मान सकते हैं, एक अनिवार्य विशेषता उसे हम मान सकते हैं, तो प्रदीर्घता वही है। लंबी कविता के फलक में विचार तत्व भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह उस कविता के गठन या सृजन का मुख्य कारण भी होता है। उसे प्रदीर्घता के लिए अवसर यही तत्व प्रदान करता है। यानी लंबी कविता लंबी कब बनती है? जब उसमें कोई विचार होता है और उस विचार की एक आंतरिक अनुभूति होती है और कवि जो है वो एक एक करके उन बिंदुओं को उठाता चलता है। सृजनात्मक तनाव द्वारा ही लंबी कविता अपनी प्रदीर्घता प्रारंभ करती है। ये सृजनात्मक तनाव वास्तव में जो उसको सुदीर्घ बनाने में मदद करता है, वह उसकी बुनावट करता चलता है। और लंबी कविता का अंत भी अंतहीन ही होता है, क्योंकि लंबी कविता अपने आप में गतिशील जीवन के यथार्थ को साथ लेकर चलने वाली होती है, इसलिए लगता ही नहीं कि कविता समाप्त हो गई। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि लंबी कविता को जब हम परस्पर कुछ अनुशासनों से, कुछ विधाओं से जोड़कर देखते हैं तो महाकाव्य और लंबी कविता में कुछ अंतर दिखाई देता है। महाकाव्य की कथा वस्तु उत्पाद्य और अनुत्पाद्य, आधिकारिक तथा प्रासंगिक कथाओं से अनुस्यूत रहती है, जबकि जीवन की समग्रता के साथ लौकिक वर्णनों में प्रकृति, नगर और इन सब के विस्तृत वर्णन वह गति उसे प्रदान करते हैं। किंतु लंबी कविता युगीन सामाजिक संदर्भों के साथ, वर्तमान जीवन की जटिलता और बहुआयामी जीवन अनुभवों के साथ उसे गढ़ती चलती है। खंड काव्य और लंबी कविता में भी तुलना करें तो अंतर है। खंड काव्य अनुभूत जीवन के किसी एक पड़ाव से संबंधित होता है और तभी उसकी पूर्णता सिद्ध होती है, किंतु लंबी कविता एक नवीन काव्य माध्यम है जो जीवनानुभूतियों के विविध पूर्ण स्वरूपों की अभिव्यक्ति में अत्यंत समर्थ सिद्ध होता है। ऐसे ही जो प्रगीत काव्य होता है और लंबी कविता, उसमें भी थोड़ा अंतर होता है। प्रगीत की संरचना मुख्यतः भावमूलक होती है या भावना प्रधान होती है, जबकि लंबी कविता की संरचना में विचार और वैचारिक अनुभूति, इसका योगदान महत्वपूर्ण रहता है। इस तरह प्रगीत में हम देख सकते हैं कि जो उसका जो आव्यविक गठन है वो विशिष्ट रूप से हमारे समक्ष आता है, यानी जो अवयव हैं वो सुगठित होते हैं। लंबी कविता में स्थितियों और संदर्भों का टकराव यह उसके संयोजन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, इसलिए जो अवयव हैं उनकी अन्विति वो आवश्यक हो जाती है। प्रगीत में अन्विति का जो रूप मान्य है वह लंबी कविता के लिए स्वीकार्य नहीं होता। प्रगीत में अन्विति सीधी सपाट सतह पर झलकती दिखाई देती है, एक क्रम में, एक तर्क में, एक निष्कर्ष में ढली हुई और परिणाम स्वरूप, जबकि लंबी कविता अपने रचना विधान में क्रम और निष्कर्ष का प्राय अतिक्रमण कर देती है। उसमें क्रम भी टूट जाता है और निष्कर्ष जो है वह भी एक प्रकार से टूट जाता है। तो ये एक सैद्धांतिक विवेचना है कि लंबी कविता क्या होती है, उसका स्वरूप क्या होता है और उसके तत्व कौन से होते हैं, और जो चिंतक हैं, आलोचक हैं, वो उसके बारे में क्या सोचते हैं। अब बात करें निराला की लंबी कविताएं, उनकी संवेदनात्मक पक्ष पर, तो पहली उनकी सबसे अधिक महत्वपूर्ण कविता राम की शक्ति पूजा है। निराला कृत प्रतिनिधि काव्य अगर कोई माना जाता है तो उनमें प्राचीन गाथा परंपरा में अलौकिक तत्वों, लोक विश्वासों और अतिरंजनापूर्ण वर्णनों का समावेश इस रचना में हुआ है। राम की शक्ति पूजा में लंबी कविता के तनाव और अंतहीन अंत ये विद्यमान है। आधुनिक परिवेश की जटिलताओं, संश्लिष्टताओं के साथ बाह्य संघर्षों के विभिन्न आयामों और आंतरिक द्वंद्व आदि को मिलाकर इस कविता की रचना प्रक्रिया को कवि ने और अधिक जटिल और अधिक सुपठ्य भी बनाया है। राम की शक्ति पूजा में वर्णित राम और रावण का युद्ध के मैदान में तो होता ही है, साथ ही साथ कवि के मन में भी होता है। यह लड़ाई उसके मनोमस्तिष्क में छिड़ी हुई है, यानी एक युद्ध जो राम और रावण का बाहर प्रत्यक्ष रूप से हो रहा है और एक युद्ध जो कवि के मनोमस्तिष्क में चल रहा है, वह भी जो न्याय और अन्याय के संघर्ष की गाथा है
वो उससे जुड़ी हुई दिखाई देती है। राम सत्य और सात्विक दृष्टि के प्रतीक हैं और रावण असत्य और तामसिक वृत्ति का प्रतीक है। तो सत्य में और असत्य में, सात्विकता में और तामसिकता में एक द्वंद्व कवि के मन में, मस्तिष्क में चलता है, जो कि प्रतीक रूप में राम और रावण के बीच दिखाई देता है। तो ये जो परिकल्पना है, ये जो कवि ने एक नई तरह की कथा विन्यास की तैयारी की है, ये महत्वपूर्ण है। इसलिए निराला राम के व्यक्तित्व में अपने ही व्यक्तित्व का प्रक्षेपण करते हैं। निराला भी राम की भांति अपने जीवन में घोर संघर्ष करते रहे और राम की भांति अंत में उनका जो प्राप्तव्य है वह उन्हें मिलता है। जैसे राम की शक्ति पूजा में अंततः राम की विजय होती है, तो निराला भी परिस्थितियों पर विजय हासिल करते हैं। राम की शक्ति पूजा की कथा 2 स्थानों में संकलित है, देवी भागवत और कृतिवासकृत बांग्ला रामायण। इसीलिए प्रत्युत्तर में लक्ष्मण और सुग्रीव, अंगद, सभी वीर योद्धा जो हैं उनका समर्थन करते हैं और अपने मन में पराजय का भाव क्यों जागा, इस पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं राम। रघुकुल गौरव लघु हुए जा रहे तुम, इस क्षण तुम फेर रहे हो पीठ हो रहा जब जय रण। जब जय की स्थिति, विजय की स्थिति आ रही है तो तुम निराश क्यों हो रहे हो। श्री राम की साधना के पूर्ण होते ही देवी उन्हें वर देती है, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। इस तरह राम की शक्ति पूजा में लंबी कविता की रचना, धर्मिता, पौराणिक आख्यानों की सी आधुनिक विमर्श योजना, ये सब का यथार्थ संवेदना के साथ चित्रण बहुत खूबी के साथ किया गया है। तो हम देख सकते हैं कि राम की शक्ति पूजा एक लंबी कविता और विलक्षण लंबी कविता है, एक संदेश के साथ समकालीन सामयिक परिस्थितियों के प्रतिबिंबन को लेकर चलने वाली कविता है। तो मित्रों, इस कविता के विवेचना के बाद हम अपनी बात को यहाँ विराम देते हैं। नए लंबी कविता के साथ निराला की आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।